नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स का एक अदना सा और छोटा सा टीचर। कोशिश किया था आपको पिछली क्लास में रोलिंग का बेसिक समझाने का कि रोलिंग में क्या हुआ था, फॉरवर्ड स्लिपिंग कैसे हुई थी, बैकवर्ड स्लिपिंग कैसे हुई थी, ये सब समझाने की कोशिश किया था। क्या मैं अपनी कोशिशों में थोड़ा सा भी कामयाब हो पाया? हाँ या ना बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं उन कोशिशों में थोड़ा सा भी कामयाब हुआ हूं तो मुझे उम्मीद है कि मैंने क्लास में जाते जाते एक सवाल दिया था आप लोगों को, तो सवाल आपको आ गया होगा। कितने लोगों को आ गया? आंसर बोलो। 8 आर। और किसका आया 8 आर? कहीं 8 आर मैंने तो नहीं बता दिया था जाते जाते? झूठे। चलिए ध्यान दीजिए, उस सवाल को करते हैं। तो वो सवाल में मैंने क्या बोला था आपको? उस सवाल में मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ध्यान दो, ये अपना एक व्हील था, इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं। ये अपनी कंडीशन थी t इज इक्वल टू 0 पर। ये अपनी कंडीशन थी t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला इसका सेंटर मास का वेलोसिटी v आगे की तरफ था और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा था अपने एक्सिस के अलोंग, ठीक है बेटा। और प्योर रोलिंग का जो केस था तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि v इज इक्वल टू किसके बराबर था? r ओमेगा के। समझ में आया बेटा? ये t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन है। मैंने बोला यहां पे टाइम हो चुका है t, यहां पे टाइम कितना हो चुका है? t। समझ में आया क्या? और मैंने बोला ये जो पॉइंट पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में था वो पॉइंट अभी इधर आ चुका है, वो पॉइंट अभी इधर आ चुका है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो चुका है थीटा हो चुका है। और ये चीज मैंने बताई थी कि थीटा इज इक्वल टू कितना था? ओमेगा टी। आगे बात समझ में? ये चीज मैंने बताई थी। और इस कंडीशन में इस पॉइंट का जो स्पीड था, याद करो बेटा, स्पीड मैंने बोल दिया, स्पीड जो था v नॉट वो था 2v साइन थीटा बाय 2। क्या मैंने निकलवा दिया था? तो जो स्पीड आया था v नॉट वो आ गया था 2। v इज इक्वल टू कितना है? r ओमेगा। तो ये हो गया r ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t बाय 2। याद है क्या? ये इस जनरल पॉइंट का स्पीड आया था, ठीक है। मैंने क्या बोला? इस कंडीशन के बाद हल्का सा बॉडी आगे मूव किया, हल्का सा बॉडी आगे मूव किया तो सपोज ये पॉइंट यहां पहुंच गया, ये पॉइंट यहां पहुंच गया और टाइम इंटरवल कितना हुआ है? dt। t के बाद dt, t के बाद dt। समझ में आ गया? टाइम इंटरवल कितना हुआ? t के बाद dt। ध्यान दीजिए, टाइम इंटरवल कितना हुआ? t के बाद dt, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस चला? क्या ये l चला? क्या मान सकता हूं मैं? आप बोलोगे थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ा होगा। dt इंटरवल इतना छोटा है कि हल्का सा आगे जो ऐसा घूमा है उसे मैं क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो जो पार्टिकल यहां पे था यहां से यहां पहुंचा, टाइम इंटरवल कितना लगा? dt। और स्पीड कितनी थी? ओमेगा t बाय 2। dt टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि यहां से यहां तक जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो स्पीड को मैं इतना ही मान सकता हूं। आगे बात समझ में? तो इतना से ये जो डिस्टेंस है इसको dl बोल देता हूं यार। क्या बोल देता हूं? dl। तो याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? अरे स्पीड हो गया v नॉट, डिस्टेंस कितना हो गया? dl, और टाइम कितना हो गया? dt। तो मेरे पास dl निकाल सकता हूं यहां से। तो dl जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? v नॉट dt। समझ में आ गया बेटा? यानी जो छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2r ओमेगा। v नॉट का वैल्यू रख रहा हूं साइन ऑफ ओमेगा t बाय 2 इंटू dt। इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे समझ में आ रहा है? इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अब अगर मुझे पूरा डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या इंटीग्रेट कर दूं? क्या ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा 2 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा
t/2 इंटू डी टी। अरे यार यहां पे टाइम की लिमिट लगेगी, है ना, इंटीग्रेशन होगा, टाइम की लिमिट लगेगी। जब पार्टिकल यहां पर था तो टाइम कितना हुआ था, 0। पार्टिकल एक सर्किल या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस से ग्राउंड पर आ गया तो टाइम कितना लगेगा, अरे कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसे हम लोग क्या बोले, टाइम पीरियड। तो टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। और हम लोग को पता है कैपिटल टी कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अरे यहां से चला वापस एक सर्किल चला, टोटल एंगल कितना चला, 2 पाई, कितनी देर में चला, कैपिटल टी टाइम में, तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई बाय टी। समझ में आ गई ये चीज। तो अब यहां से जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2r ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल थोड़े, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल जल्दी, माइनस कॉस थीटा। साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय 2। टी का जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, सिखाया है ये सब तो मैंने। और टाइम लग गया 0 टू कैपिटल टी या 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। इतना समझ में आ गया क्या बच्चों। तो यहां से हो गया ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 4r। ठीक है क्या बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा बाय 2, टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा डालने का, 2 पाई बाय ओमेगा माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह 0 डालने का, कॉस ऑफ 0। समझ में आया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो एल है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 4r कॉस पाई, क्या -1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो -1 कितना हो गया -2, -4 इंटू -2 8। तो यानी जो एल आ गया, डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया बेटा 8r। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, मुझे लगता है कि बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो बोलो मेरे को बिंदास। हाँ भाई देखिए, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटीज में तो डील किया, हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटीज में तो डील किया है, वेलोसिटीज में डील कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन में डील करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन में डील करेंगे। देखिए यार दो चीजें हैं, अगर कोई भी बॉडी है ना, कोई बॉडी सुनिए, अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रही होती है तो कुछ उसका लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, पता है हमें। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही होती है उसका लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, ठीक है। और अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी सरकमफेरेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो हमेशा लगेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब टेंजेंशियल डिपेंड करता है कि टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स है या अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, हमें पता है। यानी उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी अगर ओमेगा में चेंज नहीं हो रहे हैं, अगर ओमेगा कांस्टेंट बना हुआ है, सुनो, अगर ओमेगा कांस्टेंट बना हुआ है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, और ओमेगा में वेरिएशन आ रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, और वो कितना होता है आर अल्फा। और ये याद समझ में आ गई चीज ये। तो अपन अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी इन सीआरटीएम, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशन of the point acceleration of the point on circumference in CRTM। यार बच्चों एक बात बताओ, इस सर्कमफेरेंस का स्पेलिंग तो सही लिखाओ ना। इतनी विलक्षण और कठिन अंग्रेजी हमें आते नहीं है, अंग्रेजी में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, आई बात समझ में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सर्कमफेरेंस में प्रेजेंट किसी पॉइंट का, सर्कमफेरेंस में प्रेजेंट किसी पॉइंट का क्या 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 एक्सेलरेशन। इसमें केस 1 देखते हैं हम लोग
इसमें केस 1 है, ध्यान दीजिए प्लीज, इसमें केस 1 है व्हेन ओमेगा एंड वी बोथ आर कांस्टेंट, व्हेन ओमेगा एंड वी बोथ आर कांस्टेंट, ओमेगा एंड वी बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये बेचारी एक बॉडी जो क्या कर रही थी, रोटेशन, जब ये रोटेशन कर रही थी अपने इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा, और ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। आगे बात समझ में, ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। प्लस परंतु यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा बच्चों, तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगेगा हर पॉइंट का, वो किधर लगेगा, क्या सेंटर की तरफ लगेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर आर, इस पॉइंट की बात मैं करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर आर, और इस पॉइंट की बात मैं करता हूं तो कितना लगेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। आगे क्या बात समझ में, समझ में आ गया क्या बेटा। और अगर ये रोटेशन वाली बॉडी थी, और अगर कोई ये ट्रांसलेशन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा सेंटर मास का, 0, क्योंकि मैंने बोला है अभी v जो है वो v कांस्टेंट है, तो टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, जब दोनों को मैं अगर कंबाइन करता हूं तो जो बॉडी बनेगी वो 0 एक्सेलरेशन से जा रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका आगे, 0। तो सिर्फ और सिर्फ उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता था वो काम करेगा। तो यहां पर और यहां पर कितना हो जाएगा, हर जगह ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गया आपका केस 1, जब ओमेगा भी कांस्टेंट है और आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। बेटा केस 2 देखते हैं। केस 2, व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट बट v is वेरिएबल। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा बट टेंजेंशियल नहीं होगा, और लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर मैं पहले रोटेशन वाली बॉडी बना दूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रोटेशन वाली बॉडी बना दूं जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल होगा, इधर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, इधर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर की तरफ इधर होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और इस वाले पॉइंट पे सेंटर की तरफ कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है बेटा। और अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रांसलेशन की, यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन की, तो ये बॉडी जो है इसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना है, a, आगे की तरफ कितना है, a, आगे की तरफ। तो बाबा हर पॉइंट का एक्सेलरेशन लीनियर जो होगा वो a होगा क्या, ये भी a, ये भी a, दोनों को कंबाइन किया मैंने तो यहां पर ये जो बन रहा है यहां पर क्या बवाल हो जाएगा, अरे दोनों का वेक्टर सम कर लूंगा। तो यहां पर इस जगह ओमेगा स्क्वायर आर, इस जगह ओमेगा स्क्वायर आर, इस जगह ओमेगा स्क्वायर आर, और इस जगह ओमेगा स्क्वायर आर। बट यहां पर एक्सेलरेशन ए, यहां पर एक्सेलरेशन ए, यहां पर एक्सेलरेशन ए, और यहां पर एक्सेलरेशन ए। तो इस पॉइंट का तो हो जाएगा ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर तो उनका वेक्टर सम। तो आगे बात समझ में कि जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, और लीनियर एक्सेलरेशन की वजह से हर पॉइंट का एक्सेलरेशन तो सेम होना ही होना है। आया समझ में? जल्दी से उतारिए से भी। चलिए थर्ड केस सिनेरियो समझ लेते हैं। थर्ड सिनेरियो, इस बार हमने v को कांस्टेंट किया है और पिछली ओमेगा को वेरिएबल किया है। पिछली बार ओमेगा कांस्टेंट और v वेरिएबल था ना, है ना? इस बार क्या है, v कांस्टेंटेड और ओमेगा जो है वो वेरिएबल है। तो क्या होगा बेटा, वापस से दो बॉडीज बना देता हूं। एक तो बॉडी हो गई कौन सी, रोटेशन वाली। रोटेशन वाली बॉडी में ओमेगा वेरिएबल है, अरे ओमेगा वेरिएबल आ गया तो सेंट्रीपिटल तो होना ही होना, साथ में इस बार टेंजेंशियल भी हो जाएगा, है? अरे होगा, अल्फा आ जाएगा। तो इधर एंगुलर वेलोसिटी अगर मैंने इसकी मानी ओमेगा और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, तो यहां पे क्या होगा, जैसे टेंजेंट के अलोंग लीनियर स्पीड आर ओमेगा आती थी, तो टेंजेंट के अलोंग लीनियर एक्सेलरेशन कितना आएगा, आर अल्फा आएगा। क्या? तो यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर ये हो जाएगा आर अल्फा, यस और नो? यहां पर ये हो जाएगा आर अल्फा, यहां पर ये हो जाएगा आर अल्फा, और यहां पर ये हो जाएगा आर अल्फा। गलत लिख दिया क्या? बट साथ में ये भी तो रहेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, और सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये तो हो गया अपना रोटेशन का मामला। ट्रांसलेशन का मामले में तो कुछ होना ही नहीं है। ट्रांसलेशन के मामले में कुछ क्यों नहीं होना कि इधर v है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो यार हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होना है वो कितना होने वाला है, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो अल्टीमेटली जो फाइनल बॉडी बनेगी तो लीनियर एक्सेलरेशन से तो कोई लेना देना बचा नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का बात कर लेंगे अपन। तो यही वाला बॉडी बन जाएगा, उधर यही वाला बन गया। तो फाइनल ये वाला बॉडी किसका है, ये वाला है ट्रांसलेशन, और ये क्या हो गया, सीआरटीएम। तो यहां पे देख लो, ये लग गया आर अल्फा, 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 यहां पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पे हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां पर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। यानी इस बार बॉडी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन 0 और अल्फा के है कुछ इसका, तो ये हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ओमेगा में चेंज करता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? देखिए बेटा अगला केस देख लेते हैं, इसका लास्ट केस, केस 4। केस 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। केस 4 कहता है व्हेन v एंड ओमेगा बोथ आर वेरिएबल्स। समझ ही गए होंगे यार, अब तक समझा है तो मेरे को लगता समझ में आ गया होगा। अगर ओमेगा वेरिएबल होगा, सेंट्रीपिटल लगना ही लगना है, आर अल्फा भी लगना ही लगना है, और एक्सेलरेशन सेंटर में से कुछ ना कुछ है तो वो भी लगना है। डायरेक्शन सब हम लोग को समझ में आ ही गई है। अरे थोड़े साहब हथौड़ा क्या है तुम्हारा, ध्यान दो इधर। तो देखिए यहां पर ये बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी सपोज अभी ओमेगा है, और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, है ना? अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो हम लोग को पता है क्या होता था, हमें पता है ये होता था यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर, पहले ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां पे भी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है क्या? ये किसकी बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं रोटेशन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोटेशन की। अल्फा है तो टेंजेंट के अलोंग आर अल्फा, टेंजेंट के अलोंग आर अल्फा, टेंजेंट के अलोंग आर अल्फा, और टेंजेंट के अलोंग आर अल्फा। आगे बात समझ में? आगे अगर मैं ट्रांसलेशन की बात कर लूं तो ये होगी बात
ट्रांसलेशन की, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है a, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा a। अरे होगा क्या, क्या मैं गलत लिख रहा हूं क्या सब? कितने लोगों को लगता है मैं गलत लिख रहा हूं? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? तो अल्टीमेटली जो बॉडी बनी, उस बॉडी पर देखो, ये हो गया आपका CRTM, इधर भी A, इधर भी A, इधर भी A, इधर भी A, ठीक है क्या? इधर आपका ओमेगा स्क्वायर आर, इधर आपका ओमेगा स्क्वायर आर, इधर इसका ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है क्या? इधर आपका आर अल्फा, इधर आपका आर अल्फा, इधर आपका आर अल्फा, और इधर आपका आर अल्फा। बाकी जिस पॉइंट का जैसे बोला है वैसा हम लोग टेंजेंट के अलॉन्ग, मतलब सॉरी वेक्टर सम कर लेंगे। आगे बात समझ में है? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जल्दी बना लीजिए। चलिए, तो ये तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने, है ना? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने, वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आया, अच्छी बात है, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, बोलिए ना, फोन आ रहा है तो बाहर जाके ज्वाइन अटेंड कीजिए। किसका फोन बज रहा है भाई? अच्छा, पड़ोसली क्लास में है ना, ठीक है। सुनिएगा, ध्यान दीजिए, इस सड़क पे पता नहीं इतना कौन नॉइज पोल्यूशन करते हैं लोग, समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या सीन है बेटा। अब हम लोग सवाल रोलिंग के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक दो सवाल कर रहे हैं, एक बार समझ डेवलप करते हैं। कब अल्फा आएगा, कब ए आएगा, कब क्या होगा, समझिए। अभी एक आपके पास ये क्या है, थिन स्फेरिकल शेल जिसका मास है m, और जिसका मास है m और जिसका रेडियस है r। हाँ, तो आपका ये क्या बोला था मैंने, एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है एंड रेडियस कितना है r। इसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया r। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। और ये जो अभी फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन को मैं जानता ही नहीं हूं, फ्रिक्शन लेस है। आगे बात समझ में? इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है F। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? अब यार यहां पे दो चीजें हैं, मैंने बोला सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन से आगे गया और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमी, माना मैंने ऐसा घूमी। तो एक बात बताओ, हम लोग को पता है mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। छोटू बक्की ध्यान दो यार, पेन में क्या है इतने ध्यान से देख रहे हो तो देखो। हाँ, तो देखिए हम लोग को पता है ट्रांसलेशन की इक्वेशन बोलती है F external is equal to mass into acceleration, F external is equal to mass into acceleration, पक्की बात है। तो यहां पे F जो हो गया वो हो जाएगा m into a, तो एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा F अपॉन m। ये तो नॉर्मल सी चीज समझ में आया क्या? बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हिंज नहीं है, तो हम लोग यहां पे टॉर्क किसके अबाउट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। टॉर्क किसके अबाउट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आप देखो नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, mg का लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। क्या यहां पे कोई भी ऐसा फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को रोटेट करवा सकता है? अरे नहीं करवा सकता। इसका 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 तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हुआ या सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो इन तीनों का टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा क्या? तो यहां पे टॉ नेट इज इक्वल टू कितना होता था, आई अल्फा, टॉ नेट हो गया जीरो, तो आई अल्फा इज इक्वल टू जीरो।
तो अल्फा कितना हो गया 0। तो इस कंडीशन में बॉडी रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा, यानी ये सीआरटीएम नहीं होगा। आया क्या समझ में? ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अभी देखो, अभी सवाल को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला इस बार जो फोर्स है एफ वो सेंटर पे नहीं लग रहा। मैंने क्या बोला? इस बार जो फोर्स है एफ वो सेंटर पर नहीं लग रहा। अगर वो सेंटर पर नहीं लग रहा, मैंने बोला इस बार जो फोर्स है एफ वो यहां लग रहा है और सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स। आई बात समझ में? तो अभी भी ट्रांसलेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया ना? अरे आया तेरे को। तो एफ इज इक्वल टू एम है, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी एफ बाय एम होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। बट इस बार इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, तो ये टॉर्क जनरेट कर देगा। यानी बॉडी को अगर घुमाना है तो कोई ना कोई टॉर्क तो होना चाहिए ना बाबा। अगर इसे टॉर्क जनरेट किया और मैंने बोला ये अल्फा एक्सेलरेशन से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ अल्फा, तो देखो नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, mg का 0, बट f का कितना होगा? f हो गया ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? x। तो f का जो टॉर्क हो जाएगा f इंटू एक्स हो जाएगा। क्या क्या f इंटू एक्स हो जाएगा? तो f इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे आई अल्फा हो जाएगा क्या? तो यहां से जो अल्फा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन आई, और ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन आई। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट थिन स्फेरिकल शेल का? बोलो निहाल। अरे थिन स्फेरिकल शेल है, स्फीयर है, होलो स्फीयर 2/3। अरे 5 सॉलिड का होता है बाबा। तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या? तो इस बार जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है वो आ गया है 3fx अपॉन 2mr स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों सवालों में क्या डिफरेंस था ये समझ में आया? तो ये बहुत बेसिक सा था, कल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। काफी आज के लिए आपका छोटा सा अदना सा टीचर आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वैसे मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता बट फिर भी बोल देता हूं, ठीक है? मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।